वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फर्स्ट ईयर को फोकस करते हुए एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट को हम यहां पर कवर अप कर रहे हैं और इसकी यूनिट सेकंड पर हम हैं। अगर आपको ध्यान हो और आपने प्लेलिस्ट देखा हो तो यूनिट सेकंड जो है वो दो चैप्टर में आपका डिवाइड है, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट में हमने ट्रांजिस्टर का एक टाइप पढ़ा, बीजेटी, और अब हम चैप्टर सेकंड में जो दूसरा टाइप है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET उसको पढ़ रहे हैं। और FET क्या होता है ये लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब उसी का एक पार्ट जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, JFET जिसको हम बोलते हैं, आज हम उसको कवर अप करेंगे। आज JFET इस वीडियो में कंप्लीट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे। सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हम यहाँ पर टारगेट करेंगे एन टाइप, क्योंकि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसमें एन टाइप चैनल JFET को हम टारगेट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, एन चैनल JFET है और पी चैनल JFET है। तो हम इस एन चैनल को डीपली समझेंगे। पी चैनल उसी के जैसा होता है, वो हम थोड़ा सा उसको समझ लेंगे। ज़्यादातर पूछा एन चैनल ही जाता है, उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग पी चैनल सेम वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे पहले लिखा हुआ है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो एक बार मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ बीजेटी के साथ क्या कंपैरिजन है, क्योंकि हम एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर मूव कर रहे हैं। तो द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज एब्रिएटेड एज FET। FET की फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इट इज एन अनदर सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक ए BJT। BJT की तरह ही एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है विच कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर और स्विच, जो एम्पलीफायर और स्विच की तरह काम करती है। हमें बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है कि ट्रांजिस्टर जो है वो एज ए स्विच और एज ए एम्पलीफायर हम यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि FET इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वो अभी हम समझेंगे क्यों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वेयर एज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि BJT इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। एक करंट कंट्रोल डिवाइस है आपका BJT। थर्ड पॉइंट, it is extremely high input resistance which is its most important advantage over a BJT। यानी कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो एक हाई इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस है, यही इसकी एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ओवर द BJT। नेक्स्ट, FET इज ऑल्सो ए 3 टर्मिनल डिवाइस। FET भी BJT की तरह 3 टर्मिनल डिवाइस्ड है। जैसे उनको बोला जाता है सोर्स, ड्रेन एंड गेट। वहां पर हमने एमीटर, बेस, कलेक्टर पढ़े थे, यहाँ पर सोर्स, ड्रेन, गेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द सोर्स कैन बी व्यू एज ए BJT एमीटर। यहाँ पर जो सोर्स है वो BJT के एमीटर की तरह हम उसको देखते हैं। ड्रेन एज ए कलेक्टर, ड्रेन टर्मिनल को एज ए कलेक्टर हम देखते हैं। एंड द गेट एज द काउंटर पार्ट ऑफ द बेस, और गेट को हम एज ए बेस लेकर चलते हैं। तो जैसे वहां पर 3 टर्मिनल डिवाइस था वैसे ही ये 3 टर्मिनल डिवाइस आपका है। आगे, द मटेरियल दैट कनेक्ट द सोर्स टू ड्रेन इज रेफर टू एज द चैनल। जो मटेरियल कनेक्ट करता है सोर्स को ड्रेन के साथ या ड्रेन को सोर्स के साथ, वो आपका चैनल कहलाता है। इसीलिए जब मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको 2 डायग्राम दिखाए, वहां पर टाइप्स ऑफ JFET दिखाया, एन चैनल और पी चैनल, तो वही ये चैनल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट क्या कहता है, FET ऑपरेशन डिपेंड ओनली ऑन द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड यूनिपोलर डिवाइसेस। FET जो है वो उसकी जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है केवल और केवल मेजॉरिटी कैरियर्स पर, इस वजह से इसको हम यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। वहीं पर BJT की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन डिपेंड ऑन बोथ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही आपको बता रही है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मतलब कि यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा वो डिपेंड कर रहा है माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी कैरियर्स पर। आगे, एज FET हैज कंडक्शन थ्रू ओनली मेजॉरिटी कैरियर्स इट इज लेस
नॉइसी देन बीजेटी। यहाँ पर FET जो है उसमें कंडक्शन केबल और केबल मेजॉरिटी कैरियर से होता है, तो कंपेयर टू बीजेटी इसमें नॉइज यानी कि एरर प्रोड्यूस होने के चांसेस कम रहते हैं। एरर मतलब इन द सेंस कि इसकी आउटपुट में वेरिएशन ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, आगे FETs आर यानी कि FET जो है आर मच ईजियर टू फैब्रिकेट एंड आर particularly suitable for the ICs because they occupy less space than the BGT। FETs जो होते हैं वो इजी होते हैं फैब्रिकेट करने में और इसी वजह से ये सुटेबल भी होते हैं IC में लगाने के लिए, क्योंकि इनका स्पेस बहुत कम होता है कंपेयर टू BGT, यानी कि कम स्पेस घेरते हैं आपकी IC में। आगे FET एम्पलीफायर्स हैव लो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ड्यू टू the junction capacitive effect and produce more signal distortion except for small signal operation। FET जो है वो एम्पलीफाई करता है लो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट टू ड्यू टू द जंक्शन कैपेसिटी इफेक्ट, जंक्शन की जो कैपेसिटी है उसके इफेक्ट के कारण, और प्रोड्यूस करता है मोर सिग्नल डिस्टॉर्शन इफेक्ट फॉर ए स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन, यानी कि एम्पलीफाई करने का काम किया जाता है। आगे द परफॉर्मेंस ऑफ FET इज रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय द एविडेंट टेम्परेचर चेंज, यानी कि टेम्परेचर चेंज होने से FET के परफॉर्मेंस पर ज़्यादा इफेक्ट या ना के बराबर इफेक्ट होता है, एज इट हैज़ ए निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट एट हाई करंट लेवल, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट को शो करता है। इट प्रिवेंट्स द FET फ्रॉम थर्मल ब्रेकडाउन, और इसी वजह से ये थर्मल ब्रेकडाउन से FET को बचाता है। आगे द BJT हैज़ ए पॉजिटिव टेम्परेचर, BJT एक पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है एट हाई करंट लेवल विच लीड्स टू थर्मल ब्रेकडाउन, और यही कारण है कि BJT में थर्मल ब्रेकडाउन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे, FET पर हम क्यों मूव करें या FET के क्या बेनिफिट्स हैं कंपेयर टू द BJT। ठीक है, और आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि इन पॉइंट्स के माध्यम से कि FET क्यों इन्वेंशन हुआ BJT के बाद या क्या जरूरत पड़ी FET की। ठीक है, चलिए आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ FET। तो देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जैसा मैंने बताया, फर्स्ट है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और सेकंड है मॉसफेट। यही दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं आगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, मॉसफेट से चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आप ये मान के चलिए कि 70 और 30 का रेशो रहता है आपका क्वेश्चन आने का एग्जाम में। केवल और केवल कंस्ट्रक्शन वर्किंग करेक्टरिस्टिक यही चीज़ें पूछी जाती हैं आपकी JFET और मॉसफेट की आपके सिलेबस में। ठीक है, ज़्यादा डीप में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बेहतर तरीके से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा जिससे कि आप बहुत ईजी वे में सारी चीज़ें समझ जाएं। आगे बात करें, दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू P चैनल एंड N चैनल डिवाइसेस। ये फर्दर सब डिवाइड रहती हैं P चैनल और N चैनल डिवाइसेस में, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि JFET N चैनल भी होता है और P चैनल भी होता है। सेम एज इट इज मॉसफेट भी P चैनल होता है, N चैनल होता है, और उसमें भी आपके दो टाइप रहते हैं, एनहेंसमेंट भी होता है, डिप्लेशन भी होता है, वो हम आगे देखेंगे। वहीं पर जैसे लिखा हुआ है, मॉसफेट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, डिप्लेशन मॉसफेट एंड एनहेंसमेंट मॉसफेट। व्हेन द चैनल इज ऑफ N टाइप, द JFET इज रेफर्ड टू एज एन N चैनल JFET। JFET की अगर हम बात करें, क्योंकि हम इस वीडियो लेक्चर में JFET को ही पढ़ने वाले हैं, तो अगर चैनल आपका N टाइप का है तो वो N चैनल JFET कहलाता है। वहीं पर व्हेन द चैनल इज ऑफ P टाइप, द JFET इज रेफर्ड टू एज ए P चैनल JFET, और अगर चैनल P टाइप का है तो वो JFET आपका P चैनल JFET कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ FET भी आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर डायग्राम भी आप देख रहे होंगे, ये आपका चैनल होता है, ये रीजन जो है, ये रीजन जो है सारा, दिस इज योर चैनल, और ये चैनल आपका N है, तो इसलिए हम इसको N चैनल JFET बोलेंगे।
ठीक है। वहीं पर अगर आप इस वाले डायग्राम में देखें तो ये जो चैनल है यानी कि ये जो रीजन है दिस इज ऑफ पी टाइप, तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द पी चैनल JFET। ठीक है, तो ये आपका पी चैनल JFET कहलाएगा। ठीक, अब आते हैं इसके सिंबल के बारे में। जो सिंबल है जैसे कि मैंने आपको वहां पर बहुत बेहतर तरीके से बिना किसी कंफ्यूजन के आपको NPN और PNP के जो सर्किट सिंबल होता है उसके बारे में बताया था, इसको भी यहाँ पर समझेंगे। देखिए, अगर आप इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप P देख रहे होंगे और यहाँ पर N देख रहे होंगे, और सिंपल हमारा एक डायोड आपने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है। डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है बेटा, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि करंट का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, और यही अगर मैं लिखूं तो ये P होता है, ये N होता है, इसी को हम PN डायोड बोलते हैं, PN जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक जंक्शन बना बेटा इधर, अगर आप देखें PN जंक्शन, तो ये एक डायोड बना। तो डायोड में जो डायरेक्शन है बेटा करंट की वो किधर होगी, लेफ्ट से राइट, तो एरो इसका इधर लगा हुआ है। कंफ्यूजन का कोई सवाल बनता ही नहीं है। ठीक है, वहीं पर अगर आप बात करें दूसरे पी चैनल JFET की, तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो डायोड है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, NP है ना, तो P इधर है, N इधर है, तो डायोड की डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट साइड, और जब डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी बेटा डायोड की, तो करंट का फ्लो कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट, इसलिए इसका सिंबल जो एरो है वो बाहर की तरफ लग जाता है। ठीक है, तो ये आपका पी चैनल JFET कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप सर्किट सिंबल में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे कि किस में एरो बाहर की तरफ लगता है, किस में एरो अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं JFET और BJT के बारे में आपको बताने की, या FET के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर, अगर मैं BJT की बात करूँ, जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर कवर अप किए हैं, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, ये आप देख रहे होंगे। ये यहाँ पर होता था आपका बेस, यहाँ पर होता था कलेक्टर, यहाँ होता था एमिटर, ये आपका BJT था। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं FET की, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, ये भी आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है। यहाँ पर बेस की जगह मैंने बताया था गेट होता है, कलेक्टर की जगह आपका ड्रेन हो जाएगा, और एमिटर की जगह आपका सोर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारा अरेंजमेंट रहता है BJT और FET का। ठीक है, यहीं पर अगर आपने जब BJT को पढ़ा था तो एक रिलेशन हमारा यहाँ पर आया था, IC इक्वल्स टू बीटा IB। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो यहां से क्या पता चल रहा है बेटा कि ये जो करंट है ये कंट्रोल हो रही है करंट से ही, मतलब आउटपुट करंट डिपेंड ऑन द इनपुट करंट, इनपुट करंट को कंट्रोल करने पर ही आपका आउटपुट अफेक्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स ये इसलिए कहलाता है करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, वहीं पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो ये ID है ये फंक्शन है किसका, जो आप गेट और सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये जो करंट का कंट्रोल है ये किसके कारण हो रहा है, BGS वोल्टेज के, तो इसलिए इसको बोला जाता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्लियर हुआ? आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। यहां पर भी आपके 2 PN जंक्शन बनेंगे, अभी मैंने जैसे पीछे आपको दिखाया। अगर हम पिछली स्लाइड पर पहुंचे बेटा, और अगर आप यहां पर डायग्राम देखें तो एक आपका PN जंक्शन ये बन रहा है इधर, और एक PN जंक्शन आपका ये बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये भी आपका 2 PN जंक्शन डिवाइस है, यानी कि यहाँ पर भी आपके 2 PN जंक्शन बनेंगे। 3 टर्मिनल डिवाइस ही है, 3 टर्मिनल्स होते हैं, है ना, जैसे कि BJT में थे। मैंने यहाँ पर टर्मिनल्स भी आपको दिखा दिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका रहता है। और आप JFET की बात करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट देख भी रहे होंगे। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर चूंकि हम N चैनल को फोकस करके बात करने वाले हैं, तो सपोज हमने यहाँ पर ये N टाइप का मटेरियल ले लिया है। ठीक है, यानी कि N टाइप की बॉडी है, ये N टाइप का सबस्ट्रेट है। N टाइप का मतलब सेमीकंडक्टर था, उसमें हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी, तो ये पूरा जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं ये N टाइप मटेरियल बन जाता है।
और हमने इस रीजन में यहाँ पर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करा दी और इधर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कराई, तो ये P बन जाएंगे दोनों। तो ये आपका, क्योंकि हमारा चैनल ये है, ये पूरा आप देख रहे होंगे P को छोड़कर जो भी रीजन है दैट्स द चैनल। तो ये जो चैनल है इसी वजह से हम इसको एन चैनल JFET कहते हैं। ठीक है, 3 आपके टर्मिनल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा, तो पहले आप एक ओमिक कॉन्टैक्ट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अभी आपको यहाँ पर लगेगा कि हमारे 4 टर्मिनल हैं, लेकिन ये जो बेटा जो P वाला मटेरियल है ये ऐसे, ये इंटरनली कनेक्ट होता है एक दूसरे से, ऐसे आपस में इंटरनली ये कनेक्ट रहते हैं। ये आपका एक टर्मिनल हो जाएगा, ये आपका दूसरा टर्मिनल हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड द गेट, दैट्स कॉल्ड द आपका सोर्स एंड दैट्स कॉल्ड द ड्रेन। तो कुछ इस तरीके से आपका एन टाइप जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल JFET की बात करें तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे हमने एक एन टाइप का सबस्ट्रेट ले लिया है, एन टाइप का पूरा सबस्ट्रेट है। यहाँ पर हमने ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कराई इस रीजन में, देन इट बिकम्स द P टाइप रीजन। तो ये P हो गया, ये P हो गया, बीच में आपका N चैनल है। तो पहला स्टेप, आपने एक सबस्ट्रेट लिया N टाइप, उसमें आपने इतने रीजन पर पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड कराई, जिससे कि वहां पर आपके P टाइप रीजन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे आते हैं। आगे आए हम, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, ये तो ये हमने यहाँ पर कुछ ओमिक कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर लगा दिए हैं। ओमिक कॉन्टैक्ट हमने अप्लाई किए सारे टर्मिनल्स पर। ये भी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका वही है P रीजन, ये भी P रीजन है, सेम एज इट इज, दिस इज P रीजन, दिस इज P रीजन। जैसा आप आगे देखेंगे यहाँ पर, फिर क्या देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये जो हमारे टर्मिनल हैं ये आपका गेट हो जाता है, ये आपका ड्रेन हो जाता है और ये आपका सोर्स हो जाता है। तो जो ये P दोनों टाइप के हैं ये इंटरनली एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो हमारे 3 टर्मिनल हो गए, आपका गेट, ड्रेन और सोर्स। इज दैट क्लियर? और अगर आप सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल मैंने आपको बताया ही, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका सिंबल होता है एन चैनल JFET का। ये आपका गेट टर्मिनल हो जाएगा, ये आपका ड्रेन टर्मिनल हो जाएगा, ये आपका सोर्स टर्मिनल हो जाएगा। और अच्छे तरीके से बनाने के लिए आप इसको सर्किल में भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है आपके कंस्ट्रक्शन की। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे हम चीज़ें कर रहे हैं, वैसे वैसे आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। ठीक है, वैसे मैंने आगे जाके डिस्क्राइब भी किया है ये, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो हिंदी में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम स्टेप स्टेप करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करी हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हमारा P है, ये हमारा P है और ये हमारा गेट टर्मिनल है, ये हमारा ड्रेन टर्मिनल है, ये हमारा सोर्स टर्मिनल है। ये सारी चीज़ें मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, P और ये आपका हो जाएगा गेट, ये हो जाएगा आपका ड्रेन और ये हो जाएगा आपका सोर्स टर्मिनल। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर बेटा, ओमिक कॉन्टैक्ट दे दिया हमने, कनेक्ट कर दिए अपना जो इंटरनली कनेक्ट होने हैं दोनों P रीजन। जब आपका PN जंक्शन बन गया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर ये लिख भी देता हूँ, ये एन टाइप सबस्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ये एन टाइप सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे बेटा कि जब हम यहाँ पर इस तरीके से अपना इम्प्लीमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने जंक्शन को, तो यहाँ पर चूंकि इधर P है और ये चैनल N है तो ये PN जंक्शन बन गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द PN जंक्शन। और सिमिलरली आप इधर भी देख रहे होंगे तो कुछ डिप्लीशन लेयर क्रिएट होगी, तो यही है आपकी डेप्लीशन रीजन।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डेप्लीशन रीजन। और इसकी विड्थ कैसे वर्किंग होगी, कितना करंट का फ्लो होगा, कैसे हम करंट को कंट्रोल करेंगे, वो हम आगे समझेंगे। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। जब आपका पी एन जंक्शन बना तो जैसे ही वो जंक्शन क्रिएट हुआ तो वहां पर एक डेप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से आप जानते हैं, क्योंकि हम डायोड भी पढ़ चुके हैं, हम बीजेटी भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर थ्योरी भी लिखी हुई है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन की हम बात करेंगे, एन चैनल जेएफईटी की। तो पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ए पीस ऑफ एन टाइप मटेरियल रेफर्स टू एज द चैनल हैज टू स्मॉलर पीस ऑफ पी टाइप मटेरियल अटैच टू इट्स साइड। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम में भी बताया, और ये आपका एन टाइप मटेरियल ले लिया हमने, और इधर हमने इस तरीके से डोपिंग की कि यहाँ पर पी मटेरियल बन गया, यानी कि पी टाइप का सबस्ट्रेट बन गया, और यहाँ पर ये इधर पी टाइप सबस्ट्रेट बन गया। तो ये आपका फॉर्मेशन होगी, फॉर्मिंग ए पी एन जंक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मिंग ए पी एन जंक्शन। आगे, द चैनल एंड्स आर डिजाइन एज द ड्रेन एंड सोर्स। जो चैनल हम बोल रहे हैं, यानी कि मैं चैनल इसको बोल रहा हूँ ना, ये जो एन वाला पूरा रीजन है, इस चैनल के जो एंड्स हैं उसको हम ड्रेन और सोर्स बोलते हैं। ये आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, ड्रेन एंड सोर्स हैं। आगे, एंड द टू pieces of p-type materials are connected together and their terminal is called the gate। जैसा कि हमने पीछे देखा कि हम इन दोनों टर्मिनल्स को, ये जो p टाइप के टर्मिनल्स या रीजन ये बने हुए हैं, ये ओमिक कॉन्टैक्ट यहाँ पर अप्लाई है, ठीक है, और ये दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं। चाहे इधर इसे नीचे की तरफ से कनेक्ट करके आप दिखा सकते हैं, ऊपर की तरफ से कनेक्ट करके दिखा सकते हैं। ये इंटरनली एक दूसरे से आपस में कनेक्ट रहते हैं, और जिसको हम गेट टर्मिनल बोलते हैं। आगे, सिंस दिस चैनल इज इन द एन टाइप बार, क्योंकि ये चैनल जो है एन टाइप बार में है, तो इसलिए द एफईटी इज नोन एज द एन चैनल जेएफईटी। तो इसलिए हम इसको एन चैनल जेएफईटी बोल देते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अब वर्किंग के लिए थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपका चैनल ये है, तो यहाँ से आपका फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा। यानी कि हमें, जैसा हमने वहां पर देखा था बीजेटी में, तो आपका ड्रेन से सोर्स की तरफ चार्जेस का मूवमेंट होना है। तो यानी कि आपका जो भी चीज फ्लो होगी करंट का, वो यहाँ पर इस तरीके से हमें कराना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं ऑपरेशन ऑफ एन चैनल जेएफईटी पर। ये वही डायग्राम है जो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हमें वर्किंग के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, सप्लाई अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो केसेस रहेंगे। पहले केस में हम देखते हैं, जो ये आपका गेट टर्मिनल है, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है, और ये आपका सोर्स टर्मिनल है बेटा। ठीक है, तो गेट, ड्रेन और सोर्स, तो आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच में अप्लाई करना है सप्लाई, और डी और सी एस के बीच में अप्लाई करना है। तो फर्स्ट केस में हम मानते हैं कि बीजीएस जो है वो 0 है, एंड वीडीएस, जिसको हम वीडीडी भी लिख देते हैं, वो हम ग्रेटर देन रखेंगे किससे, 0 से, यानी कि पॉजिटिव फॉर्म में आप बैटरी को अप्लाई करेंगे। तो VGS 0 का मतलब क्या है बेटा, कि VGS 0 का मतलब ये है कि आप यहाँ पर गेट को सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, और सोर्स से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि जो सोर्स टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है। तो दैट मीन्स आपका जो VGS है, ये VGS, इट बिकम्स टू 0 पोटेंशियल, यानी कि 0 वोल्ट पोटेंशियल आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। ये आपको एरो यहाँ पर दिख जाएगा कि सर ने करंट का एरो लगा दिया, तो ये 0 वोल्ट हो गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी क्लियर होगी बातें, समझ गए ना। पहला केस हमारा क्या है बेटा, जब हम ऑपरेशन ऑफ एन चैनल जेएफईटी देखते हैं तो हम बीजीएस को 0 रखेंगे। बीजीएस को 0 का मतलब ये हो गया कि जी को एस टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया, और एस टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया। तो दैट मीन्स ये कैसे हो गया आपका, ये आपका 0 पोटेंशियल पर हो गया है। ठीक है, वहीं पर हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे अब ड्रेन और सोर्स के बीच में। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई किया, पॉजिटिव पोटेंशियल है तो प्लस
माइनस प्लस माइनस टर्मिनल बैटरी हमने अप्लाई कर दी और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पर ले जाकर, ठीक है। इट्स कॉल्ड द VDD, यू कैन ऑल्सो राइट द VDS, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन टू 0। ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। तो इस फर्स्ट केस पर हमें बात करनी है, ठीक है। गेट टर्मिनल हमने 0 से कनेक्ट कर दिया और ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में एक बैटरी लगा दी, जहां पर आपका VDD यानी कि ड्रेन और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज है वो प्लस में यानी कि पॉजिटिव फॉर्म में आप अप्लाई करेंगे। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये क्या है बेटा, N टाइप है, ये क्या है, P टाइप है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें ये N टाइप जो है ये इधर किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, ठीक। तो दैट मीन्स आपका जो जंक्शन है और ये आप जीरो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर ये लोअर पोटेंशियल अप्लाई रहेगा। दैट मीन्स इधर आपका लोअर पोटेंशियल अप्लाई है 0 वोल्ट, यहां पर आपने कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दी। तो यहां पर जो ये जंक्शन बन रहा है बेटा, ये जंक्शन, ये दिस जंक्शन, ठीक है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपका पूरा रिवर्स बायसिंग में हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये आपका 0 वोल्ट पर है, दैट मीन्स पॉजिटिव, और ये आपका निगेटिव, दैट मीन्स इट बिकम्स इन द रिवर्स बायसिंग, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप यहां तक आप समझ पा रहे होंगे बातों को, ठीक है। तो अब आगे हम फर्दर देखते हैं क्या होगा। ये एक डिप्लीशन लेयर यहां पर क्रिएट हो जाएगी। अगर आप देखें यहां पर तो ये P है, ये P है, ये आपका N है, N चैनल यहां पर ये बना हुआ है, ठीक है। दिस वन, ये आपका क्या है, सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, दिस इज सोर्स एंड दिस इज ड्रेन एंड दिस इज गेट। ये हमने 0 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, दैट मीन्स इस पर पोटेंशियल 0 वोल्ट है। यहाँ पर हमें बैटरी लगानी है बेटा, तो ये हमने बैटरी लगा दी, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। और हमने इसको कनेक्ट कर दिया है और ये आपका VDD वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, दैट्स द पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। तो दोनों केसेस मैंने यहाँ पर अलग अलग दिखाने की कोशिश की है। पहले हमने 0 वोल्ट अप्लाई किया गेट और सोर्स टर्मिनल के बीच में, फिर हमने यहीं पर कनेक्ट कर दिया है आपका बैटरी को, कहाँ पर, ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ पर आपका 0 पोटेंशियल है क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट है। यहाँ पर आपका कुछ पोटेंशियल अप्लाई है पॉजिटिव टर्मिनल पर, ठीक है। क्योंकि ये आपका P है, ये भी आपका P है और ये N टाइप सबस्ट्रेट है, ये N और ये N यानी कि N चैनल है ये आपका। यहाँ पर भी मैं N दिखा देता हूँ आपको। तो आप अगर ध्यान से देखें बेटा अब ये, तो ये आपका रिवर्स बायसिंग में है जंक्शन है, और ये वाला जंक्शन भी आपका किस में है, रिवर्स बायसिंग में। और आपको पता है रिवर्स बायसिंग में होने के कारण यहाँ पर जो डेप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इस VDS को बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब जैसे जैसे ये VDS या मैं बात करूँ VDD की, तो ये जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ठीक है, तो जो रिवर्स बायसिंग है वो भी बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जो डिप्लीशन लेयर है वो अपर साइड बढ़ेगी। यहाँ पर एक जो फंडा है वो ये है बेटा कि यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर आपकी ये बढ़ेगी बेटा, अगर आप फर्दर बढ़ाते चले जाएंगे तो इट इंक्रीज अपर साइड एंड लोअर साइड ये आपकी कम मात्रा में इंक्रीज होगी। कुछ इस तरीके से आपकी डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी, लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी जैसे ही आप VDD को बढ़ाएंगे। चूंकि VDD आपका सप्लाई अप्लाई है, तो यहां पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो इधर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे इधर से, और जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करना स्टार्ट करेंगे बेटा तो करंट का जो फ्लो होगा वो इधर हो जाएगा, IT। भाई जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ चार्जेस होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है। अब ये जो आपकी डिप्लीशन लेयर है ये आपकी बेटा अपर साइड ही क्यों बढ़ रही है, इस चीज को हम जानते हैं, और ये अपर साइड बढ़ रही है, यही रीजन शो करता है बिहेवियर ऑफ रजिस्टर।
यानी कि ये आपका शो करेगी, ये जो डिप्लीशन लेयर यहाँ पर बढ़ रही है रजिस्टिव बिहेवियर को। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं हम। इस रजिस्टिव बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है, जिससे इसी से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपको पिंच ऑफ वोल्टेज मिलती है, कहाँ पर आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिस्क्राइब ही किया गया है, तो उसके लिए हम यहीं पर और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, अब चूंकि हमारी यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बिहेवियर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, रजिस्टिव बिहेवियर। कैसे? जैसे एक रजिस्टर हमने सपोज ये लगा हुआ है, एक रजिस्टर सपोज हमारा ये है, मतलब सीरीज में हमारे ये रजिस्टर्स लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, और आगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये 4 रजिस्टर आपके सीरीज में लगे हुए हैं। सपोज हमने जो यहाँ पर VDS या VDD अप्लाई किया है वो हमने +4 वोल्ट अप्लाई किया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल आ रहा है बेटा, अगर मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करूँ तो अगर हमने ये पोटेंशियल, पहले मैं इसको हटा लेता हूँ, ये पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है दिस वन, देखिए आप इसको समझ लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। किस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन को आप डायग्राम के माध्यम से अगर समझ लेंगे तो बहुत इजी आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी। अगर मैंने यहाँ पर VDD सपोज अप्लाई किया +4 वोल्ट, तो यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल आया वो कितना आया है, 4 वोल्ट। ठीक है, अब 4 वोल्ट ये पोटेंशियल आया है, तो सपोज ये यहाँ पर R वैल्यू है, ये भी R वैल्यू है, ये भी R वैल्यू है, ये भी R वैल्यू है, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 4R। ठीक है, 4R हो गया। चूंकि आपकी जो VDD है वो कितना है, 4 वोल्ट है, VDD जो है वो आपका +4 वोल्ट है। तो अगर आप यहाँ पर R की वैल्यू निकालें तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 ओम, क्योंकि 4 वोल्ट आपकी डिवाइड होनी है 4 ओम के 4 रजिस्टर्स में, क्योंकि इक्विवेलेंट रजिस्टर 4R आ गया है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज मेजर करूँ, यहाँ पर वोल्टेज मेजर करूँ, यहाँ पर वोल्टेज मेजर करूँ, फिर यहाँ पर वोल्टेज मेजर करूँ, तो कितनी कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, यानी कि 1 ओम का रजिस्टर है तो दैट मीन्स यहाँ पर आपकी 3 वोल्ट मिलेगी, यहाँ पर आपकी 2 वोल्ट होगी, यहाँ पर आपका 1 वोल्ट होगा और यहाँ पर 0 वोल्ट होगा। तो देखिए आप, क्योंकि हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, तो वही चीज हमारी आ गई है 0, तो दैट मीन्स ये रजिस्टिव बिहेवियर को शो कर रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर आप ध्यान दें बेटा, तो अगर आप इस पॉइंट की बात करते हैं, अपर पॉइंट की, तो यहां पर आप 3 वोल्ट पाएंगे और यहां पर 0 वोल्ट है। तो अगर आप इन दोनों को देखें, क्योंकि ये N मटेरियल है यहाँ पर, अगर मैं दूसरे कलर से यहाँ पर ले लेता हूँ बेटा, यहाँ पर भी N है रीजन, यहाँ पर भी N रीजन है, यहाँ पर भी N रीजन है और यहाँ पर भी N रीजन है बेटा। तो अगर आप यहाँ पर देखें इस जंक्शन को ऐसे, दिस इज P और दिस इज N, तो ये PN जंक्शन है। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 वोल्ट है। वहीं पर अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे, ये P है, ये N है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हो गया। अगर आप इसी चीज को यहाँ पर मेजर करेंगे बेटा, दिस इज P और दिस इज N, तो ये यहाँ पर भी बेटा आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रह गया है। और अगर आप लास्ट में यहाँ पर मेजर करेंगे बेटा, तो ये PN जंक्शन 0 वोल्ट के पोटेंशियल पर है। तो इस वजह से अगर आप ध्यान दें तो क्योंकि पोटेंशियल जो PN जंक्शन पर है रिवर्स बायसिंग का, वो धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ, तो इसलिए डिप्लीशन रीजन ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में जितना पोटेंशियल आप ज्यादा रखेंगे उतना डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाती है। इज दैट क्लियर? आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर मैं आप यहां पर डिप्लीशन लेयर की बात करूं तो कुछ इस तरीके से डिप्लीशन लेयर है,
जब आपने 4 वोल्ट अप्लाई किया। अगर आपने इसको बढ़ा दिया, माना आपने 8 वोल्ट कर दिया, तो आपका कुछ डिप्लीशन लेयर इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है। सेम एज इट इज इधर होगा ऐसे बेटा, ये डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। फिर आपने 8 वोल्ट किया तो डिप्लीशन लेयर कुछ इस तरीके से बढ़ गया, ठीक बेटा। समझ जाए ना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें डायग्राम की मदद से। और अगर मैंने फर्दर और बढ़ाया, सपोज मैंने यहाँ तक बढ़ाया, तो ये कुछ इस तरीके से आपकी डिप्लीशन लेयर और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सेम एज इट इज़ इधर भी डिप्लीशन लेयर आपकी और इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है, वैसे वैसे आप क्या देख रहे हैं बेटे, को जो जंक्शन है वो नैरो होता जा रहा है, यानी कि जंक्शन की जो विड्थ है वो नैरो होती जा रही है, ठीक है। और नैरो होने का मतलब ये है कि जो करंट फ्लो होने के लिए रास्ता मिल रहा है ये भी छोटा होता जा रहा है। तो दैट मीन्स जैसे जैसे आप VDD या VDS को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे, मतलब मैं अगर यहाँ पर लिखूं कि अगर आप VDD को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो डेप्लीशन रीजन या डेप्लीशन विड्थ जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और जब वो बढ़ेगी तो वो प्रिवेंट करेगी, यानी कि रोकेगी फ्लो ऑफ करंट को, यानी कि फ्लो ऑफ करंट को कम करेगी। तो यही रीजन आपका रजिस्टिव रीजन शो करता है JFET का। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक। जबकि अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें बेटा, कि जब हम VDD को बढ़ा रहे हैं, चूंकि VDD के कारण ID करंट फ्लो हो रहा है, तो ID भी बढ़ना चाहिए। तो ID बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपके चैनल की डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी और वो क्लोज आएंगे एक दूसरे के और वो प्रिवेंट करेंगे, तो एक लिमिट पर जाकर आपकी करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। और उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन पर आपकी जो ID है वो कांस्टेंट हो जाएगी, दैट्स वोल्टेज इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज। वो वोल्टेज आपकी पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाएगी। तो पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है जहां पर आपके जंक्शन की डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को टच करती हुई दिखाई देती हैं या टच करती हुई महसूस होती हैं। वो वोल्टेज between the drain and source is called the pinch of voltage. I hope you can understand about pinch of voltage, ठीक है। और वो करंट जो पिंच ऑफ वोल्टेज पर आपको मिलेगी वो मैक्सिमम ड्रेन करंट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां तक जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे बेटा ID जो है वो भी बढ़ रहा है। और जब वो बढ़ रहा है तो दैट मीन्स उस सिचुएशन में जब दोनों डिप्लीशन लेयर इस कंडीशन में आ गई हैं कि वो एक दूसरे को टच करती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं, लुक लाइक दैट। अगर मैं इस डायग्राम में भी आपको दिखाने की कोशिश करूं कुछ इस तरीके से, तो वो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है और वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट होगा जो उस समय फ्लो हो रहा होगा चैनल के थ्रू, ठीक है। तो वहां पर जाकर आपका जो करंट है वो सैचुरेट हो जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब इसकी जो थ्योरी है, किस तरीके से आपको वर्किंग लिखना है, उस चीज को समझ लेते हैं, ठीक। चलिए अगर मैं इसका ग्राफ भी अगर आपको बना के दिखाऊं, चलो आगे स्लाइड पे मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा आउटपुट का। पहले हम ऑपरेशन को समझ लेते हैं, क्या ऑपरेशन है। The overall operation of the JFET is based on the varying the width of the channel to control the drain current. यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि जो भी कंप्लीटली ऑपरेशन है JFET का, उसका ओवरऑल क्या मतलब है कि हम विड्थ जो है चैनल की उसको कंट्रोल करें और उसकी वजह से ड्रेन करंट कंट्रोल होगा। और वो किस वजह से हो रहा है? VDS की वजह से। आगे जब हम VGS अप्लाई करेंगे तो उसका भी रोल वहां पर आ जाएगा। इसी वजह से हम उसको करंट कंट्रोल डिवाइस ना बोल के वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। आगे, A piece of N-type material referred to as an N-channel has two smaller piece of P-type material attached to its sides forming PN junction, जो फॉर्म करते हैं PN junction. The channels and are designated the drain and the source.
ये वही कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड द टू पीसेज ऑफ द पी टाइप मटेरियल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड देयर टर्मिनल इज कॉल्ड द गेट। उसको हम गेट टर्मिनल बोलते हैं। आगे, विद द गेट टर्मिनल नॉट कनेक्टेड एंड द पोटेंशियल अप्लाई पॉजिटिव एट द ड्रेन, निगेटिव एट द सोर्स, द ड्रेन करंट ID विल बी फ्लो। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि इसको आपने ग्राउंड कर दिया है सोर्स के साथ, यानी कि यहाँ पर आपने पहले केस में कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है। इसमें आपने ड्रेन और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई किया है पॉजिटिव फॉर्म में, लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल दे दिया आपने VDD। ये आपका ड्रेन हो गया है ना, और ये इंटरनली एक दूसरे से दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट है, ये वाले यहाँ पर ही। ठीक है, ये ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपने सेटअप बनाया, तो यहाँ पर ID करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ID करंट यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर से ऊपर की तरफ, यानी कि सोर्स टू ड्रेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो जो करंट का फ्लो होगा वो इधर होगा, ड्रेन टू सोर्स। ठीक, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बात करें, पहला केस ही यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट द वोल्टेज अप्लाई टू द गेट टर्मिनल इज 0, दैट मीन्स VGS इक्वल्स टू 0 एंड द वोल्टेज VDS इज फाइनाइट, मतलब कोई वैल्यू वहां पर हमने अप्लाई की, एंड द पोलरिटी इज एज शोन इन द फिगर। किस हिसाब से हमने अप्लाई किया है वो पोलरिटी यहाँ पर दिख रही होगी। अंडर दीज वायर्स कंडीशंस देयर इज ए फ्लो ऑफ करंट ID फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, यानी कि हम यहाँ पर पहले बैटरी अप्लाई कर देते हैं इस पोलरिटी के साथ। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये VDD हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये आपका गेट टर्मिनल है, ये आपका सोर्स टर्मिनल है, और ये आपका ड्रेन टर्मिनल है। ये आपका P है, ये आपका P है, ये आपका N है। तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर, अब जैसे जैसे आप इसको बढ़ा रहे हैं, इसको VDS को बेटा, तो वैसे वैसे आपका जो ID है, यहाँ पर जो ID करंट फ्लो हो रहा है वो भी वैसे ही वैसे बढ़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि ये PN जंक्शन रिवर्स वाइसिंग में है बेटा, तो रिवर्स वाइसिंग में होने की वजह से जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ भी क्या होगी, बढ़ेगी। पहले माना हमने कुछ वोल्टेज दिया, उस पर डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो गया, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कुछ इस तरीके से थी। फिर आपने अप्लाई किया तो डिप्लीशन लेयर बढ़कर यहाँ पहुँच गई, लाइक दैट। और यहाँ पर आपने देखा इधर भी डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी, लाइक दैट। फिर आपने और पोटेंशियल बढ़ाया, यानी कि VDS की वैल्यू और आपने इंक्रीज की, देन आपके डिप्लीशन लेयर की विड्थ और इंक्रीज हो गई, और अब आपका कुछ जंक्शन इस तरीके से शो हो रहा है, लाइक दैट। ठीक है, तो जैसे जैसे आप VDD बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप VDD बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी ID भी बढ़ेगी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब डिप्लीशन लेयर्स सॉरी डिप्लीशन लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, टच करेंगी। ठीक है, जब वो एक दूसरे को टच करेंगी तो उस सिचुएशन में सॉरी जब वो टच कर रही हैं तो ये VDD जो है दैट्स कॉल्ड द पिंच ऑफ वोल्टेज BP, और इस सिचुएशन में आपका ID जो होगा वो मैक्सिमम ड्रेन करंट होगा, दैट्स कॉल्ड द IDSS। सॉरी, ठीक है, ये हुआ। तो अब ये मैक्सिमम हो गया, क्योंकि यहां पर आप क्या देख रहे हैं बेटा कि जब आपके दोनों डिप्लीशन लेयर पास आ गए तो उस सिचुएशन में आप देख रहे थे कि जो चैनल को रास्ता मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए, फ्लो ऑफ करंट के लिए। तो अब यहां से आप क्या देखेंगे कि होना एक्चुअल में ये चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, VDD बढ़ाने पर चूंकि डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो प्रिवेंट कर रही है फ्लो ऑफ करंट को। और फ्लो ऑफ करंट को प्रिवेंट करने का मतलब है कि इट शोज द रेजिस्टिव नेचर। ठीक है, ये रेजिस्टिव नेचर को शो कर रहा है JFET के। सॉरी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द फर्स्ट केस, जब हमने
VGS पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, उसके माध्यम से जो VI कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो जल्दी से हम इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से फटाफट। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा, लेकिन आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा पहले समझाने की और थ्योरेटिकल फॉर्म में भी आपको चीज़ें प्रोवाइड कराने की। ठीक है, बस आप पूरे लेक्चर को देख लीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूं आप JFET का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं बेटा, आपको दिख रहा होगा टारगेट हम N चैनल को कर रहे हैं, लेकिन अगर P चैनल भी आपसे पूछता है तो ऑब्वियसली बात है आप गलत नहीं करेंगे। P चैनल में आपको पता ही है, BJT से जब आप हमने NPN और PNP पढ़ा था, पोलरिटी ही चेंज करनी होती है और कोई वहां पर डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूँ बेटा, तो ग्राफ आप देखेंगे कुछ इस तरीके से होगा, और हम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो करेंगे ID और इधर आपका होगा VDD, या फिर आप इसको VDS भी बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आप VDS को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ता जा रहा है, और ये आपका शो कर रहा है ओम्स लॉ को, यानी कि ओमिक रीजन हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पर जाकर जब आपका VDS बढ़ गया है और उस सिचुएशन में आपकी जो डेप्लीशन लेयर की विड्थ है वो बहुत ही नैरो हो गई है, लाइक वो एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से फिर ये जो करंट है ID वो कांस्टेंट हो जाता है, दिस वन लाइक दैट, और दिस इज कॉल्ड द IDSS। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट यहां पर होगा और इसको आप बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज BP। और हमें पता है जब हमारा जंक्शन रिवर्स बायसिंग में होता है तो उस सिचुएशन में अगर आप रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को बढ़ाते चले जाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपका जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है, तो यहां पर भी आपको ब्रेक डाउन मिलेगा लाइक दैट, और फिर एकदम से अमाउंट ऑफ करंट क्यों है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और दैट्स कॉल्ड द ब्रेक डाउन वोल्टेज, VV ब्रेक डाउन वोल्टेज, और ये रीजन आपका कहलाएगा एक्टिव रीजन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, और इसको हम सैचुरेटेड रीजन भी बोल देते हैं। सैचुरेटेड मतलब कि जो आपका अमाउंट ऑफ करंट है वो सैचुरेट हो गया है एक पॉइंट पर जाकर, कांस्टेंट हो गया है, यूनिफॉर्म हो गई है वैल्यू। ठीक, क्लियर हुआ। तो आई होप यहां पर पहला केस जब हमने गेट टर्मिनल को 0 पर रखा हुआ है आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए ये पूरा प्रोसेस है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर, मैंने इसीलिए यहाँ पर एक दो डायग्राम एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब इसको हम समझ लेते हैं वर्किंग को। यहाँ पर ये हमारा केस हो गया, अब आगे की सिचुएशन हम समझते हैं क्या होगा जब हम दोनों टर्मिनल्स पर अप्लाई करेंगे। चलिए नाउ कंसीडर द केस वेयर द VGS बिकम्स निगेटिव। अब हम VGS को निगेटिव यानी कि हम VGS अप्लाई कर रहे हैं, ये अगर आप यहाँ पे देखें VGS हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है दिस वन, तो द डेप्लीशन रीजन ऑफ द गेट चैनल स्प्रेड, तो डेप्लीशन रीजन जो है गेट चैनल की वो स्प्रेड होगी, क्यों, क्योंकि आप अगर ध्यान से यहाँ पर देखें बेटा तो ये इधर जो गेट टर्मिनल है ये निगेटिव पोर्शन से कनेक्ट है, यानी कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और चूंकि इधर पॉजिटिव है तो इट बिकम्स इन द रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात जब रिवर्स बायसिंग में हुआ है तो विड्थ और ज्यादा स्प्रेड होगी डिप्लीशन रीजन की, है ना, तो दिस इफेक्टिवली रिड्यूस द चैनल, तो जब और अमाउंट में आपका डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज हो रही है तो चैनल जो है वो और छोटा हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस होगा, दैट मीन्स द चैनल बिकम्स नैरो, चैनल और ज्यादा नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, दस इंक्रीज द चैनल रेजिस्टेंस, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि चैनल का जो रजिस्टिव नेचर है, यानी कि जो डिवाइस का रजिस्टिव नेचर है वो बढ़ जाएगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना द ड्रेन करंट ID डिक्रीज होगी, क्योंकि रजिस्टिव नेचर बढ़ रहा है इस वजह से ID जो है वो डिक्रीज होगी फॉर ए गिवन BTS,
जो VDS आपने अप्लाई किया है वो आप अगर बढ़ा भी रहे हैं तब भी। हेयर द वैल्यू ऑफ VDS इज स्मॉल एंड दस द चैनल मेंटेन्स ऑलमोस्ट ए यूनिफॉर्म विड्थ। यानी कि हमने VDS जो है वो फिक्स कर दिया है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 4 वोल्ट का, तो हमने वहीं पर 4 वोल्ट पे रखा और हमने VGS को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वो मेंटेन रखेगा ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म विड्थ को। तो जो अमाउंट ऑफ करंट है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, जो अभी हमने सैचुरेशन रीजन को देखा। ठीक, क्लियर हुआ? यही यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा डायग्राम में। ये हमने VGS को अप्लाई कर दिया है। निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल आपका सोर्स से कनेक्ट है, निगेटिव आपका गेट से कनेक्ट है। ये आपकी डिप्लीशन रीजन है। यहाँ पर ये आपका चैनल है, ये N चैनल लिखा हुआ है, ये डिप्लीशन रीजन है। यहाँ पर आपकी करंट ID फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। Here the JFET is operating like a resistive whose value is controlled by the VGS। यानी कि इस सिचुएशन में जब हमने VGS अप्लाई कर दिया तो JFET जो है वो ऑपरेट कर रहा है एक रेजिस्टेंस की तरह, यानी कि रेजिस्टिव नेचर को शो कर रहा है जिसकी वैल्यू कंट्रोल की जा रही है VGS से। एज द वैल्यू ऑफ VGS इज मेड मोर एंड मोर निगेटिव, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हम जैसे ही VGS की देंगे निगेटिव फॉर्म में, द डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज एंड इट कम ऑक्यूपाइज द इंटायर चैनल, और सारे चैनल को ऑक्यूपाई कर लेगा। आगे दिस विल रिजल्ट इन द चैनल बीइंग कंप्लीटली डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो फिर क्या करेगा, चैनल जब पूरी तरीके से एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो वो कंप्लीटली डिप्लीट कर देंगे फ्लो ऑफ चार्जेस को। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन द N चैनल JFET, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो सोर्स से ड्रेन की तरफ हो रहा था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ना के बराबर रहेगा। दिस सिचुएशन मे बी नाउ कंसिडर्ड एज द इफेक्टिव डिसअपियरेंस ऑफ द चैनल। मतलब ये कंडीशन शो कर रही है कि चैनल डिसअपियर हो गया है। जब चैनल ही नहीं है तो फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा? आगे इट मे बी नोटेड दैट द गेट वोल्टेज इज नेगेटिव फॉर द N चैनल JFET। यानी कि हमने यहाँ पर क्या नोट किया कि जो गेट वोल्टेज है वो निगेटिव रहती है N चैनल JFET के। बस यहाँ पर आप जब P चैनल JFET पढ़ेंगे तो ये गेट टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और इधर ये उल्टा हो जाएगा VDS। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है, वहां पर होल्स आ जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस पूरी वर्किंग को समझकर आपको थोड़ा सा ये पता चला होगा क्यों हम इसको यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर सारा काम जब हम N चैनल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही कर रहे हैं, होल्स केवल डिप्लीशन रीजन को बनाने का काम कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसको हम, यानी कि यहाँ पर जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है वो केवल और केवल एक मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से हो रहा है, तो सो दैट वी कॉल द यूनिपोलर डिवाइसेस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दिस वैल्यू ऑफ VGS इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज और पिंच ऑफ वोल्टेज VP इन केस ऑफ द JFET। और इसी वोल्टेज को जिस कंडीशन में आपका जंक्शन बिल्कुल क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, वो वोल्टेज आपकी क्या कहलाती है, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, क्लियर। जब हमने VGS को इंट्रोड्यूस किया तो अब ये जो पिंच ऑफ वोल्टेज है ये आपको कुछ पहले मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम कंप्लीटली जब हम इसका करेक्टरिस्टिक देखेंगे, आउटपुट करेक्टरिस्टिक, दैट्स आल्सो कॉल्ड द ड्रेन करेक्टरिस्टिक, तब आपको वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरे केस में और हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसी का दूसरा केस है जब हमने VGS अप्लाई किया हुआ है। अंडर दिस केस कीप द गेट सोर्स वोल्टेज VGS कांस्टेंट। हमने VGS को कांस्टेंट कर दिया। लेट इट्स वैल्यू बी द नेगेटिव एंड लेस देन द पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी कि नेगेटिव है और पिंच ऑफ वोल्टेज से कम है। देन एंड इंक्रीज द वोल्टेज अप्लाई बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स, यानी कि हमने जो वोल्टेज है वो ड्रेन और सोर्स के बीच में जो लगा हुआ है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो द VDS appears as a voltage drop across the length of the channel, यानी कि वो वोल्टेज ड्रॉप शो करेगा अक्रॉस द लेंथ ऑफ द चैनल, चैनल की लेंथ के अक्रॉस। एंड द वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेज एज वी मूव अलोंग द चैनल फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। ठीक है, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप है
वो इंक्रीज होगा जैसे ही हम सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैंने जब रजिस्टर यहाँ पर बनाए थे बेटा कुछ इस तरीके से, है ना, आपको अगर ध्यान हो स्टार्टिंग में हमने जब रजिस्टर्स के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी यहाँ पर, तो आपने वोल्टेज ड्रॉप देखा था, यहाँ पर 3 वोल्ट था जब हमने 4 वोल्ट का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर 2 वोल्ट था, यहाँ पर 1 वोल्ट था, यहाँ पर 0 था। तो ये कह रहा है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ बढ़ रहा है, या मैं बोलूँ ड्रेन से सोर्स की तरफ घट रहा है। तो इसी वजह से जो चैनल पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो ड्रेन की तरफ ज़्यादा है, सोर्स की तरफ कम है ना। चलिए आगे देखते हैं। इट कैन बी सीन फ्रॉम दिस that the reverse bias applied at the gate and the channel is having different values at different point along the channel, and as seen from the figure it is highest at the drain end। और यही रीजन है कि ड्रेन एंड पर हाई आपको डिप्लीशन रीजन की विड्थ देखने को मिलती है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होना चाहिए कि जब हम VGS को 0 रख रहे थे तब भी पिंच ऑफ वोल्टेज मिल रहा था, तब भी हमारे पास यही सिचुएशन आ रही थी। जब हमने VGS को अप्लाई किया तो तब भी यही चीजें हो रही हैं। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बेटा ये है कि जैसे ही हमने VGS को अप्लाई किया बेटा, तो अब हमारे पास जो पिंच ऑफ वोल्टेज थी वो रिड्यूस होकर मिल रही है, यानी कि आपके डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो एक दूसरे के पास और जल्दी आ रही है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू यहां पर क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, यानी कि रजिस्टिव नेचर आपके डिवाइस का बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ ये जो आपका यहां पर आप देख रहे हैं इस तरीके से डिप्लीशन रीजन की विड्थ, वो भी क्या होती है, फिर जैसे जैसे आप VGS को बेटा बढ़ाएंगे तो ये विड्थ जो है ये कुछ इस तरीके से आकर, अगर मैं यहां पर बनाना चाहूं, जैसे ये यहाँ पर इंक्रीज हो रही है ना, तो कुछ इस तरीके से फिर आपकी दिखने को मिलेगी। ऐसे देख रहे हो ना आप, ये भी इधर अलोंग द लेंथ फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी विड्थ भी, तो तभी तो वो रेजिस्टिव नेचर को और ज्यादा शो करेगा। ठीक, तो ये आपका सेकंड केस है जब हम VGS और VDS दोनों को वेरी करा रहे हैं, अप्लाई कराए हुए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। देखो पूरी, पहले मैंने आपको समझाया डायग्राम की हेल्प से, एक एक डायग्राम करके पूरा लेयर वाइज स्टेप वाइज। अब जो थ्योरी है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको थ्योरी ही लिखनी है बेटा, या तो मेरे एक्सप्लेन करे हुए को आप कन्वर्ट कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में, या फिर हेल्प के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये थ्योरी भी प्रोवाइड की है, और एज इट इज ये नोट्स आपके PDF फॉर्म में ग्रुप में टेलीग्राम चैनल के मिल जाएंगे, दे दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस टेपरिंग इफेक्ट इज शोन इन द फिगर एज, टेपरिंग इफेक्ट मतलब ये देख रहे हैं ना आप, टच हो गया है, ये जो टच हो गए हैं दोनों लेयर्स, है ना। ड्रेन वोल्टेज जो VDS है इज फर्दर इंक्रीज, द डिप्लीशन विड्थ फर्दर इंक्रीज एंड विल लीड्स टू द चैनल बीइंग पिंच्ड ऑफ, और चैनल को वो पिंच्ड ऑफ कर देते हैं, सीन इन द फिगर। अनदर इफेक्ट ऑफ दिस फिनोमिना इज दैट द ड्रेन करंट, यानी कि जो ड्रेन वोल्टेज के कारण जो ड्रेन करंट फ्लो हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक बिकम्स नॉन लीनियर इन नेचर एज the reverse bias at the drain and falls below the pinch of voltage, pinch of voltage से falls मतलब below हो जाता है, तो the channel is pinched off at the drain end, drain end पर वो pinch off हो जाता है, and the drain current saturated, और ड्रेन करंट सैचुरेट हो जाती है, जो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाया था करंट और वोल्टेज के बीच में। क्लियर? आई होप अब कोई भी डाउट किसी भी केस में किसी भी तरीके से आपका नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं JFET की, यानी कि जो हमने ये वर्किंग पढ़ी है इसके हिसाब से वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन निकलता है उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ JFET इज डिफाइंड बाय द प्लॉटिंग ए कर्व बिटवीन द ड्रेन करंट एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज। वहां पर हम VGS को कांस्टेंट रखेंगे, है ना। द वेरिएशन ऑफ ड्रेन करंट विद रेस्पेक्ट टू द वोल्टेज अप्लाई एट ड्रेन सोर्स टर्मिनल कीपिंग द गेट सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट, हम कांस्टेंट रखेंगे VGS को, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
इज टर्म्ड एज इट्स करेक्टरिस्टिक, और वो आपकी एक करेक्टरिस्टिक आपको देगा, यानी कि जो JFET है वो किस तरीके से आपको आउटपुट दे रहा है वो उस करेक्टरिस्टिक के माध्यम से हमको देखने को मिलेगा। बेसिकली द करेक्टरिस्टिक आर ऑफ टू टाइप्स। जनरली JFET की करेक्टरिस्टिक दो तरीके की हैं, दैट आर द आउटपुट करेक्टरिस्टिक जिसको हम ड्रेन करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, एंड द अनदर इज ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक। वन पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल एलोबरेटिंग आउटपुट करेक्टरिस्टिक, यानी कि ड्रेन करेक्टरिस्टिक को जब हम बना रहे हैं तो माइंड पर हमें एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है, वो क्या है, दैट द आउटपुट करेक्टरिस्टिक कैन बी ऑब्जर्व इन टू सिनेरियोज। दो सिनेरियो में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहला क्या है, इन द फर्स्ट केस द आउटपुट करेक्टरिस्टिक आर ऑब्जर्व व्हेन देयर इज नो बायस, दैट इज द देयर इज नो वोल्टेज अप्लाई बिटवीन द गेट एंड सोर्स टर्मिनल। पहला केस जो हमने देखा था, जब हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गेट और सोर्स टर्मिनल के बीच में, तब हमें मेजर करना है, आउटपुट करेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करना है। फिर दूसरा केस क्या है, अनदर कंडीशन इज दैट द बायसिंग इज अप्लाई बिटवीन द गेट एंड द सोर्स टर्मिनल। और दूसरा केस ये है जब हमने बायसिंग अप्लाई कर दी है, और फिर जब हमने अप्लाई कर दी है तो वो बायसिंग की जो वोल्टेज है वो कैसे रखनी है हमें बेटा, वो हमें रखनी है कांस्टेंट। ठीक है, इन बोथ द कंडीशंस द वेरिएशन ऑफ ड्रेन करंट इज डिफरेंट। इन दोनों केसेस में ड्रेन करंट का जो वेरिएशन है वो डिफर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है देखने को मिलेगा भी, क्योंकि हमने ये सारी चीजें अभी देख ली हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो पहला केस हमने ये ले लिया है, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल बायसिंग, जब हम VGS को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप इधर डायग्राम में भी देखें तो ये VGS 0 है, आप इस चीज को ना देखें, ये पूरा एक सेटअप है। ठीक है ना, ये आपका सर्किट सिंबल यहाँ पर बना दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, या जो हमने पीछे सर्किट बनाया हुआ है मतलब ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से आप उस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस as there is no voltage applied between the gate and the source terminal, thus the drain current will flow from drain terminal to source terminal। ड्रेन टर्मिनल से सोर्स टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा, क्योंकि चार्जेस आपके सोर्स से ड्रेन की तरफ भाग रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द वर्किंग ऑफ द JFET दैट मेजॉरिटी कैरियर्स, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, एंड एज consequence of which the current flow from drain to source। मतलब कहने का ये है कि हमें पता है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि एन टाइप चैनल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके फ्लो होने की वजह से ही ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम इसको यूनिपोलर डिवाइस बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं नाउ व्हाट डज दिस मीन्स। इसका मतलब क्या है, इट क्लियर इंप्लाइज दैट द चैनल विड्थ इज मोर एज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर विल नॉट वेरी इनिशियली बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल रिवर्स बायसिंग, दैट इट अलाउ ए लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट टू फ्लो थ्रू द चैनल, है ना। इन दिस केस एन टाइप चैनल विल सिंपली बिहेव एज ए रेजिस्टिव रीजन। This flow of current from drain to source will create the voltage drop between the gate and the source. This will eventually result in the reverse biasing of the gate source terminal। और इसी वजह से गेट सोर्स टर्मिनल को रिवर्स बायसिंग में करता है। The reverse biasing will be moved towards drain region that source region। जैसे जैसे हम ड्रेन से सोर्स की तरफ आते हैं वो चेंज होता चला जाता है, वेरी करता चला जाता है ड्रॉप वोल्टेज या फिर PN जंक्शन की जो इस रिवर्स बायसिंग की स्ट्रेंथ है वो मैंने लास्ट में आपको बताई है। ठीक है, चलिए तो अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर जैसे ही हम बेटा स्टार्ट किया हमने, यहाँ पर ये आपका VDS है, ये आपका ID है। ठीक है, ये आपका VGS यहाँ पर 0 है। तो पहला सिचुएशन हमें माइंड में रखना था कि VGS 0 है, तब हमें वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। तो आपने जैसे ही स्टार्ट किया मेजर करना तो यू गेट लाइक दैट। और एक सिचुएशन में जाकर जहाँ पर आपका करंट ID जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो आपका पिंच ऑफ सिचुएशन कहलाता है, जब दोनों डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को टच करती हुई दिखाई देती हैं।
वो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है, जो भी उस पर VDS आपने रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका पिंच ऑफ वोल्टेज BP कहलाता है। दैट्स द पिंच ऑफ पॉइंट, है ना। और ये है आपका नी पॉइंट, यहाँ पर जहाँ से आपका ये कर्व कुछ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देता है, और इस रीजन को आप क्या बोलते हैं, चैनल का ओहमिक रीजन। ठीक, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, V इक्वल्स टू IR। जैसे जैसे आप V चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे आपका I चेंज हो रहा है ना। और जब ये आपका करंट कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि आपकी जो डिप्लीशन रीजन है वो एक दूसरे को टच करती हुई दिखाई देती हैं, तो वो आपका मैक्सिमम ड्रेन करंट कहलाता है उस पॉइंट पर, और वो कांस्टेंट हो जाता है। दैट्स कॉल्ड द पिंच ऑफ और सैचुरेशन रीजन, या हम इसको एक्टिव रीजन भी बोल देते हैं। और हमें पता है जैसे जैसे रिवर्स बायसिंग बढ़ती है तो एक सिचुएशन पर जाकर आपका जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो सिचुएशन आपका, यानी कि ये आगे का रीजन आप ब्रेक डाउन रीजन बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट्स थे। अब इसमें नी पॉइंट क्या होता है, पिंच ऑफ रीजन क्या होता है, ये सारी चीजें, पिंच ऑफ पॉइंट क्या है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दो दो नंबर में ये टर्मिनोलॉजीज पूछ ली जाती हैं। तो टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व इन द JFET कैरेक्टरिस्टिक। पहला है नी पॉइंट। नी पॉइंट क्या होता है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व वेयर द वेरिएशन ऑफ ड्रेन करंट with drain source voltage appears to be linear, but after this point, यानी कि उस पॉइंट तक आपका जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में रिलेशन है, वेरिएशन है, वो आपको लीनियर दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद द लीनियरिटी चेंज इनटू ए कर्व, वो लीनियरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी कर्व में। तो वो जहां से चेंज होना स्टार्ट हुआ है कर्व की फॉर्म में, दैट्स कॉल्ड द नी पॉइंट। आगे चैनल ओमिक रीजन, द रीजन टू द लेफ्ट ऑफ द नी पॉइंट के लेफ्ट साइड में, अभी आपने पीछे देखा भी है, इन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज द चैनल ओमिक रीजन बिकॉज इट फॉलो द ओम्स लॉ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ओम्स लॉ को उस रीजन में फॉलो करता है। आगे आता है पिंच ऑफ पॉइंट। पिंच ऑफ पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट इन द कर्व अबव विच द ड्रेन करंट डज नॉट इंक्रीजेस, यानी कि ऐसा पॉइंट कर्व से ऊपर जिसमें ड्रेन करंट चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज फर्दर नो मैटर हाउ मच वी आर इंक्रीजिंग द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ड्रेन से सोर्स वोल्टेज कितना बढ़ा रहे हो, वो वहां पर जाकर कांस्टेंट हो गया है। दिस पॉइंट इज टर्म एज द पिंच ऑफ पॉइंट, वो पॉइंट आपका पिंच ऑफ पॉइंट कहलाता है। ठीक है, आगे आते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होती है, द वोल्टेज एट द पिंच ऑफ पॉइंट इज टर्म्ड एज पिंच ऑफ वोल्टेज बिकॉज एट दिस वोल्टेज द करंट इज कंप्लीटली टर्न टू बी कांस्टेंट। यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज वो अमाउंट ऑफ वोल्टेज है जो आपने अप्लाई किया है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पर, या आप ये कह सकते हैं उस वोल्टेज पर जिस पर आपकी ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाती है कंप्लीटली, वो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। आगे ड्रेन सोर्स सैचुरेशन रीजन, द ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट इज द करंट विच बिकम्स कांस्टेंट और कंप्लीटली एंटर्स ए सैचुरेशन स्टेट। यानी कि ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट या फिर ड्रेन करंट वो करंट सैचुरेशन करंट कहलाएगी जिसमें वो कंप्लीटली कांस्टेंट हो जाती है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी आपकी JFET कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। आई होप ये भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, कुछ नोट यहाँ पर लिखा है, फिर दूसरा केस देखेंगे जब हम BGS को अप्लाई कर देते हैं। द रीजन आफ्टर द पिंच ऑफ पॉइंट इन द कर्व इज टर्म्ड एज द सैचुरेशन रीजन, यानी कि वो रीजन जिसके बाद पिंच ऑफ पॉइंट के इज द कर्व, वो आपका सैचुरेशन रीजन कहलाता है। When the JFET is allowed to work as an amplifier device, जब एम्पलीफायर डिवाइस की तरह आपका JFET काम कर रहा होगा तो द JFET यूटिलाइज दिस रीजन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो सैचुरेशन रीजन वाला पार्ट है उसको यूज करता है, यानी कि उस रीजन में आपका काम करता है JFET, अगर आप एम्पलीफिकेशन पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं अपने JFET को। ठीक है, चलिए
अब दूसरा केस लेते हैं जब हम एक्सटर्नल बायसिंग यानी कि VGS को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। When the external bias is applied to the gate source terminal, the gate source terminal becomes reversed bias extremely. तो जो गेट सोर्स टर्मिनल है उस पर हमने जो सप्लाई दी वो इस सिचुएशन में देते हैं कि वो रिवर्स बायसिंग में रहे। ऑब्वियसली इफ वी आर सप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज, और हम एक एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करते हैं, देन वी कैन अचीव द pinch of point quite earlier as compared to the circuit which is not biased। मतलब कहने का ये है कि बेटा जब हमने BGS को अप्लाई कर दिया तो जो पिंच ऑफ पॉइंट है या पिंच ऑफ वोल्टेज है वो हमें और भी पहले मिल जाएगा जब हमने VGS को अप्लाई नहीं किया था उसके कंपैरिजन। ठीक है, इसका रीजन मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे चलते हैं। It is to be remember here that when we are observing the drain characteristic with respect to the variation of drain to source voltage, then the voltage of gate source voltage should be constant। यानी कि इस सिचुएशन में हमने बेटा सप्लाई तो अप्लाई की है गेट और सोर्स टर्मिनल पर, लेकिन वो कांस्टेंट है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं डायग्राम को। ये आपका पहला वाला सिचुएशन था जब आपका VGS 0 है। ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां पर प्रॉब्लम बेटा ये है कि ये जो इन्होंने पिंच ऑफ वोल्टेज दिखाया है ये सब में इन्होंने यहीं पर दिखा दिया, जबकि ये होना चाहिए था कुछ लुक लाइक दैट। पिंच ऑफ रीजन यहां से आना था। ठीक है, ये मैं इसको सही कर देता हूं, आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर जब हमने मतलब VGS -1 वोल्ट है, फिर VGS आपने -2 वोल्ट दिया, तो अब आपका पिंच ऑफ जो पॉइंट है पहले इस समय आपको यहां पर मिला है। ठीक है, अब आपको पिंच ऑफ पॉइंट आपका इससे भी पहले मिल जाएगा, यहां पर ऐसे, ये इस तरीके से। तो ये नेक्स्ट पिंच ऑफ पॉइंट आपका ये हो जाता है। ठीक है, फिर जब आपने -3 वोल्ट कर दिया है तो अब आपका पिंच ऑफ पॉइंट कुछ यहाँ पर मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये मैं इसको करेक्ट करके भेज दूंगा आपको जब PDF भेजूंगा। ठीक है बेटा, चलिए। और जब हमने -4 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है तो आपका कुछ पिंच ऑफ वोल्टेज आपका यहीं से मिल जाएगा, ऐसे लुक लाइक दिस वन। तो ये डिफरेंट जैसे ही आप अलग अलग कांस्टेंट वैल्यूज देते हैं VGS के अक्रॉस, तो पिंच ऑफ वोल्टेज की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पर आपको पिंच ऑफ वोल्टेज देखने को मिलेगा, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। कुछ इस तरीके से आपको वेव फॉर्म मिलेगी। और अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप कुछ इस तरीके से अपना वेव फॉर्म को फिर आगे देखेंगे, ऐसे लाइक। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से इनको मिला लेता हूँ, इस तरीके से ये इस तरीके से आपकी ये पिंच ऑफ के लिए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको करेक्ट करके आपको भेज दूंगा जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर आपको आ रहे हैं। आगे आपको आप देख ही रहे होंगे, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाते हैं रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को, तो एक सिचुएशन आती है कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर क्योंकि यहाँ पर VGS भी अप्लाई है तो इससे पहले ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारे VGS को अप्लाई करने से क्या हो रहा है कि चैनल की जो विड्थ है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वो भी रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट है। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे VGS बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, ब्रेकडाउन की आपको पहले ही मिलता जा रहा है ब्रेकडाउन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं, वर्किंग क्या होती है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गई, यानी कि ड्रेन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो अब एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और है, उसको हम देख लेते हैं। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ड्रेन करंट with variation in the gate source voltage provided that the drain source voltage should be constant। यानी कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज को जब आप कांस्टेंट रखते हैं तब आपका
ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी, जो अभी मैंने मिलाया के बनाया था इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा वहां पर। द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आर जस्ट अपोजिट टू द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के जस्ट अपोजिट रहता है। ऑन जस्ट one just need to remember that the concept that the drain characteristic we are keeping the gate source voltage constant and determining the value of drain current at different value of the drain source voltage, while in the transfer characteristic we are keeping the value of drain source voltage constant। यहाँ पर drain source voltage को constant रखेंगे। The characteristic curve of transfer characteristic of JFET is described next slide में आपको देखने को मिलेगा। It can be easily observed that the value of drain current varies inversely with respect to the gate source voltage। यानी कि ड्रेन करंट जो है वो वेरी करेगा इनवर्सली विद रेस्पेक्ट टू द गेट सोर्स वोल्टेज व्हेन द ड्रेन करंट यानी कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज इज कांस्टेंट, जब हम कांस्टेंट रखते हैं ड्रेन सोर्स वोल्टेज को। तो ये आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। IDS मैक्सिमम आपका यहाँ पर होगा, ID क्योंकि हम VGS माइनस निगेटिव में अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर ये, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे VGS की वैल्यू इधर निगेटिव की फॉर्म में बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना। ठीक है, इसको हम म्यूचुअल या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी बोल देते हैं। दिस इज द कर्व दैट इज प्लॉट बिटवीन द ID एंड द VGS JFET एंड पॉजिटिव फॉर पी चैनल JFET। मतलब मैंने वही चीज बताई थी कि बेटा निगेटिव रहेगा ये वैल्यू VGS की जब आप N चैनल JFET को पढ़ रहे हैं, और यही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी जब आप P चैनल JFET को पढ़ेंगे फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VDS की वैल्यू आपको कांस्टेंट रखनी है। द कर्व इज प्लॉटेड बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ द VGS, और जो कर्व है वो प्लॉट करेंगे जब VGS को आप वेरी कराएंगे। एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ID, उस सिचुएशन में आप ID की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। द फिगर शोज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द N चैनल JFET। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ID जो है वो आपका मिली एम्पेयर में रहेगा और VGS जो है वो वोल्ट में रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका वेरिएबल रहेगा, और यहाँ पर VDS आप क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, और वहां पर ड्रेन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या कर रहे थे, VGS को कांस्टेंट रख रहे थे, VDS को आप वेरी करा रहे थे। ठीक है, आई होप दोनों टाइप की कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा और यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रॉम दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन कैलकुलेट ए पैरामीटर कॉल्ड द म्यूचुअल कंडक्टेंस। म्यूचुअल कंडक्टेंस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं एज known as the parameter mutual conductance is a value which identify the relation between the output parameter यानी कि current and the input value यानी कि voltage, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं voltage control device। The output for parameter GM is given by the GM equals to IDVGS होता है। ठीक है, ये it may be noted here that the voltage VDS is kept constant at the certain value, जैसे 6 वोल्ट 4 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरीके से। It can be observed from the above figure it complete channel cutoff is possible here because the channel cutoff is due to the VGS apply and not because of the drain current where the VGS is 0। VGS 0 रहेगी तो वहां पर कंप्लीटली कट ऑफ आपका देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक करेक्टरिस्टिक हो जाती है FET की। ठीक है, क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ये पूछा नहीं जाता लेकिन इससे कनेक्ट है म्यूचुअल कंडक्टेंस, तो 2 नंबर में आपसे यहाँ से पूछ सकता है, डिफाइन करा सकता है म्यूचुअल कंडक्टेंस क्या होता है या म्यूचुअल कंडक्टेंस पैरामीटर JFET में क्या होता है। ठीक है, चलिए अब साथ के साथ पी चैनल का भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। पी चैनल JFET है तो जिस तरीके से मैंने वहाँ पर बताया था इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसको मैं केवल PDF नोट्स में आपको एज इट इज़ दे दूंगा, यहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका N टाइप की यहाँ पर आपने सबस्ट्रेट बना लिया है, P टाइप का चैनल आपने ले लिया है, उसमें डोपिंग करके आपने इधर गेट को N चैनल बना लिया है। ऊपर आपका वही ड्रेन रहेगा, इधर आपका सोर्स रहेगा। एरो मैंने आपको बताया था क्योंकि PN जंक्शन आपका अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब डायोड कुछ इस तरीके से नहीं बनकर, एक सेकेंड,
बच्चों ये पी चैनल JFET जो है हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल मैं आपको इसको बता देता हूँ ओवरव्यू डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये यहाँ पर हमने पी चैनल सबस्ट्रेट ले लिया है और उसमें हमने इधर गेट की तरफ एन चैनल सबस्ट्रेट को डिज़ाइन कर लिया है। ऊपर आपका ड्रेन टर्मिनल है, नीचे आपका सोर्स टर्मिनल है। चूँकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एन पी जंक्शन इस तरीके से बन रहा है और यहाँ पर अगर आप डायोड डिज़ाइन करें तो लुक लाइक दैट, आपका डायोड कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है, तो एरो भी आपका सिंबल में बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन है, आप इसको थ्योरी को पढ़ेंगे आराम से, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वर्किंग के लिए भी सिंपल, आपका यहाँ पर वहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ पर होल्स के ट्रांसफर की वजह से आपका करंट फ्लो हो जाएगा। दोनों केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, जब आप VGS को जीरो रखेंगे और दूसरे केस में जब आप VGS को जीरो रख रहे हैं और VDS वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये निगेटिव फॉर्म में आपका VDS अप्लाई है और VGS जब आप अप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब इस करेक्टरिस्टिक को अगर आप ध्यान से देखें, उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। देखो ये VGS आप पॉजिटिव फॉर्म में अप्लाई करेंगे और VDS नेगेटिव फॉर्म में रहेगा, ठीक। तो आप इस करेक्टरिस्टिक को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये VDS है नेगेटिव फॉर्म में, यहाँ पर VGS जो आप रख रहे हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में है। सिचुएशन वही है, ये ओमिक रीजन रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू आपको तभी मिलेगी जब VGS जीरो रहेगा, वो आपका सैचुरेशन रीजन कहलाएगा। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे तो रिवर्स बायसिंग बढ़ जाएगी और एक सिचुएशन पर आपका जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरी सिचुएशन में जैसे जैसे आप VGS को वेरी करा रहे हैं वैसे वैसे पिंच ऑफ वोल्टेज पर आपके इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका PN चैनल JFET की करेक्टरिस्टिक कर्व हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे दोनों का कर्व भी मैंने यहाँ पर कंपेयर करके बता दिया है। हाँ, तो ये वाला जो आपका करेक्टरिस्टिक कर्व है ये सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो VGS जब जीरो है बेटा तो पिंच ऑफ वोल्टेज ये है, जब VGS आपने कुछ अप्लाई किया तो ये है, फिर VGS को और वेरी कराया तो यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज है, फिर यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये दोनों N चैनल और P चैनल की करेक्टरिस्टिक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि VGS निगेटिव है, यहाँ पर VGS पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका VDS निगेटिव है, यहाँ पर VDS आपका पॉजिटिव है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है N चैनल और P चैनल में, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए आगे देख लेते हैं अब एडवांटेजेस क्या हैं JFET की, उन पर पॉइंट वाइज हम बात कर लेते हैं। पहला है इट हैज़ ए वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस, इसका इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है। दिस परमिट्स हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, जो एक हाई डिग्री का आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है बिटवीन इनपुट और आउटपुट सर्किट की। आगे द ऑपरेशन ऑफ JFET डिपेंड्स अपॉन द बल्क मटेरियल, जैसे करंट कैरीज दैट डू नॉट क्रॉस जंक्शन, देयरफॉर द inherent noise of tubes and those transistors are not present in the JFET। मतलब जो ऑपरेशन है JFET का वो डिपेंड करता है बल्क मटेरियल करंट कैरियर्स पर, इसीलिए इसको यूनिपोलर डिवाइस बोल दिया जाता है। आगे द JFET हैज ए निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। दैट मीन्स दिस अवॉइड्स द रिस्क ऑफ थर्मल रन अवे, मतलब बाहर के टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट इस पर ज़्यादा आउटपुट पर देखने को नहीं मिलेगा। आगे ए JFET हैज़ ए वेरी हाई पावर गेन, दैट मीन्स इट एलिमिनेट्स द नेसेसिटी ऑफ यूजिंग ड्राइवर स्टेजेस, मतलब इसका जो पावर गेन है वो हाई होता है। आगे ए JFET हैज़ ए स्मॉलर साइज, लॉन्गर लाइफ एंड हाई एफिशिएंसी। JFET जो होता है स्मॉल साइज का होता है, उसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है और एफिशिएंसी भी बेटर होती है कंपेयर टू अदर ट्रांजिस्टर जो था BJT, ठीक है, क्योंकि BJT इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच, आपने इस लेक्चर को देखा और लास्ट तक आप बने रहे। मैं आशा और उम्मीद दोनों ही आपसे करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी होंगी।
और उम्मीद मैं आपसे ये करता हूँ कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। और अभी बीच में आपका ये स्लाइड बंद हो गया था, तो यानी कि जो हमने सारा वर्क किया था, एक्सप्लेन किया था वीडियो बनाते हुए, वो सब यहाँ पर अब वो नहीं मिलेगा, सारा इरेज हो गया है। तो आपको मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड करा दूंगा एज इट इज़, आप वीडियो को देखते हुए वहीं पर एडिटिंग कर लेना जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। उसके लिए आप अपना 5 सेकंड निकाल के एक कमेंट जरूर कर दें कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी समस्या है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। और हाँ, जैसे आज तक आप शेयर करते हुए आए हैं हमारे चैनल को, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करते रहें हर एक वीडियो को, जिससे कि हर बच्चा इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट आपको मिल रहा है उसका लाभ उठा सके। कहीं पे भी कोई समस्या होती है तो बेहिचक आप हमसे ज़रूर बताएं। अगर आप का कमेंट का रिप्लाई नहीं हुआ है, वैसे मैं ज़्यादातर सबके कमेंट के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं मिला है तो आप डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया होता है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर मैसेज करके भी हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका मॉसफेट होगा। उसके में हम दो वीडियो लेक्चर में उसको कवर करेंगे। पहला हम एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट पढ़ेंगे और फिर हम डिप्लीशन टाइप मॉसफेट पढ़ेंगे। तो उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।